जलधिपारिगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः यथेशगुणसमज्ञे पंचव्याचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मार्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संजमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मनमरणं न पावयन्ति हे नित्यमृतमन्त्र होम निरता धानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मावृतास्तपोधन साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्थे ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रणंतु माम साधु गुरु पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका स्वतंत्र मार्गोपदेश का श्याम त्यारवती का सुसालुचो समनान संदन संचरितानम पंचव्याचारणम आर्यानम आर्यानुदेश्यानुध्यानम तिरनगुण पालन्यानम सौसानम संचकालम चेम पुजिम दाम सामे दुखों को कमको बोला सुनम सामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धम शुद्धम पणमी चंदम कलंकम गणरैन भूषणोदयम जीवस परुवनम बोक्षम। जय बोलिए परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, हमने गुणस्थान का अधिकार पूरा कर लिया। आज दूसरा अधिकार 70वीं गाथा जी समास से शुरू होने वाला है ना। जे ही अनेया जीवा नज्जन्ते बहुविहावितज्जादि नज्जन्ते बहुविहावितज्जादि ते पुनसंगहि दत्था ते पुनसंगहि दत्था जीव समासात् विन्नेया। अब बात आई जीव समास की। जीव समास की परिभाषा क्या कह रहे? जीवों को संक्षेप में संग्रहित किया जाए, संक्षेप में जाना जाए, उसका नाम जीव समास है। तो यही बात करें, जे ही अनेया जीवा और तज बहुविहा जादि नज्जन्ते, जिनके द्वारा अनेया जीवा अनेक जीव और तत् बहुव्याजादि और उनकी अनेक प्रकार की बहुत प्रकार की जाति नज्जन्ते जानी जाती है। ते पुन संगहितथा उन संगहित अर्थ को, ते पुन संगहित अर्था सब अर्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समासाति विन्नेया, उसी को जीव समास कहते हैं। ठीक है, तो उन धर्म विशेषों को जीव समास कहते हैं जिनके द्वारा अनेक जीव और उनकी अनेक जातियों का संग्रह किया जाता है। समस्त जीवों की संक्षेप से कहने की विधि का नाम जीव समास है। संक्षेप में ऐसा समझना। तो अनेक जीव और अनेक प्रकार की जाति का जिसमें संग्रह किया जाए उसको बोलेंगे जीव समास। तो जीव और समास, इससे जीव समास बना। जीव यानी जीव और समास यानी इकट्ठा, इकट्ठा रहने वाला जो सदृश धर्म है उसका नाम जीव समास है। तो जीवों को संक्षेप में कहने की विधि जिसमें होगी उसको जीव समास कहेंगे। वो जीव समास 14 है जिसकी चर्चा आगे की गाथा में है। तश्चदुजुगान मध्ये तश्चदुजुगान मध्ये अविरुद्धे ही जुदजादिकं मुदये अविरुद्धे ही जुदजादिकं मुदये जीव समासा होन्ति हो जीव समासा होन्ति हो तब भवसारिच्छसा मन्ना तद्भवसारिच्छसा मन्ना
क्या कह रहे हैं? तस् चतुर्युगान मध्य, त्रस चतुष युगल के मध्य में। तस् चतुर कौन हुए? त्रस स्थावर, बादर, सूक्ष्म। क्या हुए? त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म। ठीक है। इनमें अविरुद्ध ही जुद जाति कम मुदिये। अविरुद्ध जाति, त्रसादि कर्म की जो जाति है उनमें अविरुद्ध जुद जाति कम मुदिये, अपने अविरुद्ध अलग अलग जाति नाम कर्म के उदय से जीव समासा होती हो, उसमें जीव समास होते हैं। ठीक है। त्रस बादर, इसमें त्रस चतुष्ट में ऐसा लेना, त्रस बादर एक जुगल, फिर सूक्ष्म त्रस स्थावर एक, बादर सूक्ष्म एक, फिर पर्याप्त अपर्याप्त एक और प्रत्येक साधारण एक। इन चार युगलों में अवरुद्ध जो त्रसादी कर्मों से युक्त जाति का नाम कर्म का उदय है, जिनको जो जाति नाम कर्म, उनमें उदय होने पर जीवों में होने वाले तद्भव सादृश्य सामन्ना, जीवों में होने वाले तद्भव या सादृश्य सामान्य है, यानी जिसको बोलते हैं तद्भव सामान्य, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वता सामान्य या तिर्यक सामान्य रूप जीव समास कहलाते हैं। दो शब्दों को देखो, यहाँ पर त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, ये चार युगल हैं। इन सब के अपने अपने जाति नाम कर्म के उदय हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होंगे, स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर होंगे, बादर नाम कर्म के उदय से बादर होंगे, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म होंगे, पर्याप्त के उदय से पर्याप्त, अपर्याप्त के उदय से अपर्याप्त, प्रत्येक के उदय से प्रत्येक और साधारण के उदय से साधारण। इनमें जिनके जो जाति नाम कर्म आया, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, जाति नाम कर्म अलग अलग आएंगे। उनसे जीवों में होने वाले क्या बोल रहे? तद्भव सादृश्य सामान्य, तद्भव सादृश्य यानी ऊर्ध्वता सामान्य, अथवा इसी को दूसरा तिर्यक सामान्य रूप भी कहा है। तो ये ऊर्ध्वता सामान्य या तिर्यक सामान्य किसको बोलते हैं? समझ गए? तिर्यक सामान्य किसको कहते हैं? एक समय में अनेक पदार्थगत सदस्यता को तिर्यक सामान्य कहते हैं। एक समय में अनेक पदार्थगत सदस्यता को तिर्यक सामान्य कहते हैं। हम सब मनुष्य हैं, समानता है कि नहीं? ये क्या हुआ? तिर्यक सामान। और दूसरा ऊर्ध्वता सामान, अनेक समय में एक जीव की एक रूपता का नाम, एक द्रव्य की अनेक समय की एक रूपता को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वता सामान। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वता सामान। जैसे ऊर्ध्वता सामान मिट्टी है, उससे घड़ा बना रहे। अब मिट्टी से घड़ा बनाने के क्रम में स्थास, कोस, कुसूल आदि उसकी अनेक पर्याय हैं। सब में मिट्टी है कि नहीं? तो मिट्टी की अनेक पर्यायों की जो सदस्यता है, ये क्या कहलाई? ऊर्ध्वता सामान। तो एक ही मिट्टी में अनेक पर्याय ऊर्ध्वता सामान। लेकिन जैसे मिट्टी एक पुद्गल है, रेत भी पुद्गल है, अन्य घटपट पदार्थ आदि की भी पुद्गल है, इनमें जो समानता है ये तिर्यक सामान। एक समय में अनेक पदार्थों की सामान्यता का नाम तिर्यक सामान। ठीक है। और अनेक समय में एक द्रव्य की सामान्य जो समानता है उसको ऊर्ध्वता सामान कहते हैं। समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पर इन सब में तिर्यक समानता दिख रही है। तद्भव सादृश्य सामान्य, तद्भव सामान यानी उनको ऊर्ध्वता सामान्य भी और तिर्यक सामान्य रूपी धर्म को जीव समास कह रहे हैं। दोनों प्रकार की समानता वहाँ दिख रही है। पूर्वोत्तर पर्याय में भी उनकी समानता है और एक समय में भी उनकी समानता है। तो दोनों सामान्य का अर्थ समझ गए ना? तिर्यक सामान और ऊर्ध्वता सामान। तद्भव और सादृश्य सामान और तिर्यक सामान, ऊर्ध्वता सामान और तिर्यक सामान, ये दो नाम है। उससे उत्पन्न हो गया है तद्भव, एक के बाद एक होने वाला। निकालो एक बार कोश निकालो। हाँ, सामान चौथा,
बहन जी हो गए। हाँ, दरवाजा बंद है। देखिए, सामान दो प्रकार के होते हैं, तिर्यक सामान और ऊर्ध्वता सामान। यहाँ हिंदी खार ने दोनों को एक कर दिया, समझ गए? वो नहीं है जो मैंने बताया। तिर्यक और ऊर्ध्वता सामान्य के भेद से सामान्य देश दो प्रकार का होता है, ठीक है। सदृश प्राणाम अस्ति तिर्यक खंड मुंडादि सुगोतवत और परापर विवृत्त व्यापी द्रव्य मूर्धता मृद स्थासादिशु, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक तिर्यक सामान, दूसरा ऊर्ध्वता सामान। जहाँ सामान्य परिणाम को तिर्यक सामान कहते हैं, जैसे गोत्र सामान, क्योंकि खंडी मुंडी आदि गांवों में गोत्र सामान रूप से रहता है, तथा पूर्व उत्तर पर्यायों में रहने वाले द्रव्य को ऊर्ध्वता सामान कहते हैं। मैंने क्या लक्षण बताया था? एक काल में अनेक द्रव्यों की सदृशता का नाम तिर्यक सामान, और अनेक काल में एक द्रव्य की पूर्वोत्तर पर्यायों की सदृशता का नाम। हम सब मनुष्य है, कौन सा सामान है? और हम बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक एक ही हैं, कौन सा सामान है? तो ऊर्ध्वता में एक और तिर्यक में, समझ गए? तो इनमें तिर्यक और ऊर्ध्वता दोनों प्रकार की सामान पाए जाते हैं, इसलिए सदस्यता के हेतु को जीव समास कहते हैं, ठीक है। अनेक द्रव्यों की एक साथ एक समय की सदस्यता का नाम तिर्यक सामान। और तिर्यक यानी सब जगह फैला हुआ टेक्निकल शब्द है। सादृश सामान भी बोलते हैं इसको, और तद्भव सामान ऊर्ध्वता सामान को बोलते हैं। तो यहाँ तद्भव सारिच्य सामान्य जो बोले हैं, तो गाथा से तिर्यक सामान और ऊर्ध्वता सामान दोनों लेना। तद्भव यानी ऊर्ध्वता सामान और सादृश्य यानी तिर्यक सामान। सादृश्य सामान बोलो, तिर्यक सामान कहो, तद्भव सामान्य कहो, ऊर्ध्वता सामान्य कहो, दोनों एक है। बादर सुमेंद्र, तो इसमें क्या हुआ, हमारे लिए सदस्यता चाहिए और विरोध चाहिए। तो किसके साथ विरोध है और किसके साथ सदस्यता है ना। तो ये देखिए, अब एक इंद्रिय है तो इसका त्रस के साथ तो विरोध है, बाकी सबके साथ अविरोध। दो इंद्रिय है, इनका स्थावर सूक्ष्म और साधारण के साथ विरोध होगा, क्योंकि दो इंद्रिय स्थावर नहीं होता, दो इंद्रिय सूक्ष्म नहीं होता, दो इंद्रिय साधारण नहीं होता। लेकिन बाकी सब दो इंद्रिय आपके जाकर के त्रस होगा, दो इंद्रिय बादर होगा, दो इंद्रिय प्रत्येक होगा। इस त्रस है तो त्रस स्थावर सूक्ष्म और साधारण नहीं होगा, इनके साथ विरोध है, बाकी सबके साथ अविरोध। इसी तरह स्थावर है, वो त्रस के साथ विरोध है, बाकी सबके साथ अविरोध। दो इंद्रिय सब प्रत्येक होंगे। बादर है तो उसका सूक्ष्म के साथ विरोध, बाकी के साथ अविरोध, ठीक है। सूक्ष्म है, उसका त्रस और बादर के साथ विरोध, क्योंकि त्रस जीव सूक्ष्म नहीं होते, बादर जीव सूक्ष्म नहीं होते, बाकी के साथ अविरोध। हाँ क्या, बादर की बात कर रहा हूं अभी। सूक्ष्म जीव जो है, त्रस बादर पर्याप्त। हाँ नहीं, अभी वो गाथा बाद में आएगी। अभी सूक्ष्म जीव जो है उसका त्रस के साथ बादर के साथ विरोध होगा, समझ गए। प्रत्येक भी होना चाहिए, लिख लो प्रत्येक। आप लोग चार्ट दिया है उसमें। अनेक जीव के, एक जीव के अनेक जीव, एक शरीर के अनेक जीव जिसमें स्वामी हो उसको बोलेंगे साधारण, और जिसमें एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो उसको बोलेंगे प्रत्येक। पर्याप्त तो उसका अपर्याप्त के साथ विरोध होगा, अपर्याप्त का पर्याप्त के साथ विरोध होगा, प्रत्येक का साधारण के साथ विरोध होगा, साधारण का प्रत्येक और त्रस दोनों के साथ विरोध होगा। तो इस तरीके से कौन किसके साथ विरुद्ध है और कौन किसके साथ अविरुद्ध है, ये दोनों तरह का कथन यहाँ आ गया, ठीक है। अब नीचे जो प्रत्येक के साथ सिर्फ साधारण का विरोध बताया, हाँ, इन्होंने सूक्ष्म का विरोध नहीं बताया। कहाँ? अरे जब सूक्ष्म की बात करेंगे
तो बात अलग होगी, साधारण की बात करेंगे तो अलग होगी। साधारण जो है प्रत्येक और त्रस के साथ विरुद्ध होगा, लेकिन साधारण सूक्ष्म और बादर दोनों होगा। नहीं, प्रत्येक में इन्होंने जैसे सूक्ष्म प्रत्येक के साथ विरुद्ध है, वैसे प्रत्येक भी सूक्ष्म के साथ विरुद्ध होना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ नहीं कहा। सूक्ष्म त्रस बादर नहीं है ना? प्रत्येक भी इन्होंने मना किया है हमारे वाली बुक में। और जो नौवा प्रत्येक है वो सिर्फ साधारण से विरुद्ध है, जबकि वो सूक्ष्म के साथ भी विरुद्ध होना चाहिए। देखिए साधारण जीव जो होते हैं बासु, देखो अगली गाथा देते हैं फिर बताते हैं। बादर सुमे इंदी बीती चौर इंदी असन्नी सन्नीय पज्जत्ता एवं ते 14 होती। बादर सूक्ष्म एक इंद्री, बीती चौर इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री में असंगी संगी। ये पज्जत्ता, ये पर्याप्त अपर्याप्त, ये 14 जीव समास होते हैं। बादर एक इंद्री, सूक्ष्म एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, 7 हो गए। इनके पर्याप्त अपर्याप्त सब मिलाकर के 14 जीव समास हो गए। आपकी शंका ये है कि सूक्ष्म जीव प्रत्येक के साथ विरोध होगा कि नहीं? प्रत्येक जीव बादर ही होते हैं, प्रत्येक जीव सूक्ष्म नहीं होते, समझ गए? प्रत्येक जीव बादर ही होते हैं। और साधारण का त्रस और प्रत्येक के साथ विरोध है, साधारण का बादर के साथ भी विरोध होना चाहिए। बादर साधारण जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, सूक्ष्म और साधारण। वनस्पति में हाँ बादर निगोध होते हैं ना, तो साधारण का विरोध नहीं होगा। नहीं, जो 9 प्रत्येक नंबर पे 9 नंबर पे हाँ, तो प्रत्येक का साधारण के साथ विरोध है, सूक्ष्म के साथ भी होना चाहिए। हाँ 9 नंबर का जो तुम बोल रहे हो, तो प्रत्येक साधारण होते हैं, प्रत्येक सूक्ष्म नहीं होंगे। प्रत्येक साधारण और सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म का भी होना चाहिए, देख के बताऊंगा। इसको यहाँ नहीं लिखा है सूक्ष्म, अभी मत करो, इसको देखना पड़ेगा, मेरे जो थोड़ा विस्मरण हो रहा है। प्रत्येक जो होंगे सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, प्रत्येक शरीर निगोध, बादर और सूक्ष्म। निगोध का वर्णन 2 अलग तरीके से किया है, शायद सूक्ष्म होता है प्रत्येक जो होता है, लेकिन ये अगर बदलेंगे तो सूक्ष्म बादर प्रत्येक वाला भी बदलना होगा। सूक्ष्म का अगर प्रत्येक के साथ विरोध है तो प्रत्येक का बादर के साथ, सूक्ष्म के साथ विरोध होना चाहिए। ये कहीं चूक है, इसको देख के बताएंगे। चलिए, ये 14 जीव समास हो गए। अब भुवाऊ तेव बाऊ निच दुग्गदी निगोद थूलिदरा आ गया। पत्ते पदितरा तस्पन पुन्ना अपुन्न दुगा। कह रहे भू आऊ तेव बाऊ। भू यानी पृथ्वी, आऊ यानी अप जल कायिक, तेव यानी तेज कायिक और बाऊ यानी वायु कायिक। ठीक है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु। अब वनस्पति में क्या लिया? तो निच चदुगदी निगोद थूलिदरा, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद किसमें लिया? वनस्पति में। ठीक है, और थूल इदरा यानी बादर और सूक्ष्म। ठीक है, पत्ते परित्तिदरा और दूसरा प्रत्येक के प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ये 2 भेद हुए। ठीक है ना, तो ये आपके एकेंद्री के भेद हुए। ठीक है, और ते तस्पण पुन्ना अपुन्नादु और तस 5, तस पर्याप्त में 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्री और संगी के संगी, पंचेंद्री के सकलेंद्री के सहिनी असहिनी, ये पर्याप्त अपर्याप्त। इस प्रकार से यहाँ जीव समास के 19 भेद बताए हैं। तो जो 19 भेद बताए हैं ऊपर के कथन से ही इसी गाथा से पीछे की बात की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ क्या लिया? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये कितने हुए?
5। इसमें से पृथ्वी जल अग्नि वायु में हमने लिया बादर और सूक्ष्म। क्या लिया? बादर और सूक्ष्म। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये बादर और सूक्ष्म हुए, ठीक है। इसके बाद वनस्पति में हमने लिया साधारण और प्रत्येक। साधारण और प्रत्येक में नित्य निगोद और निगोद, इनके कितने हुए? बादर सूक्ष्म। तो नित्य निगोद के भी हुए साधारण में बादर, और साधारण में बादर भी हुए और सूक्ष्म भी हुए, ठीक है ना। तो साधारण में बादर और सूक्ष्म दोनों हो गए। अब जब हम प्रत्येक वनस्पति की बात की तो वहाँ प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का विकल्प आया, बादर और सूक्ष्म का विकल्प नहीं आया, ठीक है ना। प्रत्येक में हम जब बात करेंगे तो प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ही होगा, प्रत्येक बादर नहीं होगा, ठीक है। और विकलेंद्री में जब बात करेंगे तो विकलेंद्री में आपके जाकर के 3 है जो पर्याप्त अपर्याप्त होंगे, और सकलेंद्री में संगी असंगी हैं, ठीक है। तो यहाँ भी विकलेंद्री और सकलेंद्री के संगी असंगी नहीं लिया, कुल 7 लिया। तो हमारे पास टोटल 14 तो एकेंद्रीय संबंधी और 5 रस संबंधी, कुल 19 जीव समास लिया। कितना जीव समास लिया यहाँ? 19। तो इसमें क्या लिया? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये बादर सूक्ष्म। तो 4 2 8 हो गए। वनस्पति कायिक के मूल 2 भेद किए, साधारण और प्रत्येक, ठीक है। साधारण में नित्य निगोद और इतर निगोद, इनके बादर और सूक्ष्म, ठीक है। तो साधारण के नित्य निगोद बादर सूक्ष्म, इतर निगोद बादर सूक्ष्म, और प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित के 2 हो गए, और ऊपर के पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद इतर निगोद, ये 6 के बादर सूक्ष्म 12, 12 और 2 14 एकेंद्रीय संबंधी हो गए। एकेंद्रीय में इन्होंने प्रत्येक के बादर सूक्ष्म नहीं लिए, प्रत्येक बादर ही होता, प्रत्येक सूक्ष्म नहीं होता। और सकलेंद्री विकलेंद्री सकलेंद्री, इस प्रकार से 19 भेद हुए। अब 57 भेद करेंगे, ठीक है। 57 भेद कैसे कहेंगे? देखिए, पन जुगले तस यही है ना? नहीं, ठाने ही भी जोनी ही भी, ठाने ही भी जोने ही भी, देहो गाहन कुलान भेदे ही, देहो गाहन कुलान भेदे ही, जीव समासा सब्बे, परविदब्बा जहा कमसो। हमने सामान से 14 जीव समास बताया, 19 बताया, 57 बताएंगे और अन्य भी बताएंगे। तो उसको आपको लगाना है। कैसे लगाना? ठाने ही, स्थानों की अपेक्षा 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान की अपेक्षा। योनि ही, योनि यानी उत्पत्ति स्थान, जो 84 लाख योनि है। फिर देहोगाहन अर्थात देह अवगाहना, शरीर के छोटे बड़े भेद की अपेक्षा से। और फिर कुलान, कुलान यानी शरीर को उत्पन्न करने में कारणभूत जो पुद्गल है उसको बोलते हैं कुल, कुल कोटि बोलते हैं ना। इनकी अपेक्षा सभ्य जीव समासा परिवेदब्बा, सभी जीव समास को यथाक्रम से प्ररूपण कर लेना। अब आगे करेंगे इसके बारे में क्या? सामान्य जीव तस्थाव रे सुइगी बिगल सयल चरिम दुगे, इंद्रिकाये चरमस्स, इंद्रिकाये चरमस्सय, द्युति चतुर चतुरपण पनग भेद जुदे, पन जुगले तस्सहिये, पन जुगले तस्सहिये, तसस द्युति चतुर पनग भेद जुदे, तसस्ति चतुर पनग भेद जुदे, छद्दुगपत्ते यम्हिय, तसस्ति चतुर पनग भेद जुदे। दो गाथा, एक गाथा और ले लो, फिर कम शायद बताऊंगा। सग जुगलम मित सस्सय, पन भंग जुदेश होंत उन्वीसा,
एयादुनवीसोत्ति इग बिगिति गुण दे हवे ठाना। सामान जीव की अपेक्षा से एक भेद, ठीक है, जीव कहे तो जीव होंगे। फिर तस्थावरेषु, त्रस और स्थावर की अपेक्षा से दो हो गया, ठीक है। फिर इगी विगल सयल चरम दुगे, इगी विगल एकेंद्रीय विकल और सकलेंद्रीय तीन हो गए, ठीक है, तीसरा स्थान। फिर पंचेंद्रीय के दो भेद कर लिए जाए तो एक इंद्रिय विकलेंद्रीय संगी असंगी चार भेद हो गए। इंद्रिय पांच इंद्रिय की अपेक्षा से पांच भेद हो गए। काय यानी काय की अपेक्षा से छह भेद हो गए, ठीक है। और चरमस्स दु ती चदु पनग भेद जुदे, और चरमस्स यानी काय की अपेक्षा से छह भेद हो गए, है ना, पांच भेद हो गए, काय की अपेक्षा छह भेद हो गए, है ना। और इसमें से पांचों स्थावर में त्रस के विकल और सकल इस तरह के दो भेद मिला दिए जाए तो सात भेद हो गए। विकल असंगी और संगी इस प्रकार तीन भेद करके मिला देने से आठ भेद हो गए। और दो इंद्री तीन इंद्री चतुर्इंद्री पंचेंद्री इस तरह चार भेद में और मिला देने से नौ भेद हो गए। दो इंद्री तीन इंद्री चतुर्इंद्री असंगी संगी इस तरह से पांच भेद मिलाने से 10 भेद हो गए। ऐसे लगाते जाओ, इनके भेद को हम बढ़ाते गए। चरमिस्सय दु ती चदु पनग भेद जुदे, दो भेद जोड़ो, तीन भेद जोड़ो, चार भेद जोड़ो, पांच भेद जोड़ो तो सब चरमस्य स्थावरस्य, स्थावर में पांच जोड़, दो जोड़े तो 7 हो गए, तीन जोड़े तो 8 हो गए, चार जोड़े तो 9 हो गए, पांच जोड़े तो 10 हो गए। यहाँ चरमस्य का अर्थ स्थावर, तस स्थावर है ना। तस देखो क्या इंद्री का है तो एक तरह पांच इंद्री हो गए, एक काय की अपेक्षा से 6, तो एक त्रस का है, पांच स्थावर का है, तो पांच स्थावर का है चरम हो गए। इनमें से दो जोड़ दिए तो 7 हो गए। दो कौन से जोड़े तो आपके जाकर के पांच स्थावरों में त्रस विकल और सकल इस तरह दो भेद करके मिला दिए तो 7 हो गए। फिर विकल में विकल और संगी संगी इस प्रकार तीन मिला दिए तो 8 हो गए। फिर दो इंद्री तीन इंद्री चतुर्इंद्री पंचेंद्री चार भेद करके मिला दिए तो 9 हो गए। फिर दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री असंगी संगी 5 मिला दिए 10 हो गए। 10 हो गए ना भेद। अब आगे देखिए, पनग पन जुगले तससये तसस्स दुति चतुर पनग भेद जुदे, छद्दुक पत्ते अम्ही तसस्सति चतुर पनग भेद जुदे। अब 5 स्थावरों में पन जुगले तो 5 स्थावर के बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा 5 युगल हो गए, 10 हो गए। अब इनमें तससये त्रस हो गए, ठीक है। तसस्स दु ती चतुर पनग भेद जुदे, अब त्रस के दो भेद बता दिए, ठीक है। 5 युगलों में त्रस के विकलेंद्री और सकलेंद्री मिला दिए तो 12 हो गए। फिर विकलेंद्री सकलेंद्री में से त्रस के विकलेंद्री संगी असंगी मिला दिए 3 तो 13 हो गए। फिर तो दो इंद्री तीन इंद्री चतुर्इंद्री पंचेंद्री ये 4 मिलाने से 14 हो गए। फिर दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री असंगी संगी ये 5 मिलाने से 15 हो गए, तो 15 जीव समाज के भेद हो गए। फिर पृथ्वी अब तेज वायु नित्य निगोद इतर निगोद, इनके बाद और सूक्ष्म 6 युगल। अब 5 युगल की जगह क्या ले लिया, 6 युगल। 6 युगल और प्रत्येक वनस्पति इनमें यानी 11 में एक त्रस के उक्त विकलेंद्री असंगी संगी ये 3 भेद मिलाने से 16, और दो इंद्रिय आदि 4 भेद मिलाने से 17, 5 भेद मिलाने से 18 भेद होते हैं, ठीक है। तब बढ़ाते हैं, नहीं अभी भेद नहीं किए। सग जुगलम्मित सस्य पन भंग जुदेश होंत उनविशा, एयाद उनविशोत्ति इगिबिति गुण दे हवे ठाना। तो पृथ्वी अब तेज वायु नित्य निगोद इतर निगोद बादर सूक्ष्म की अपेक्षा 6 युगल हो गए। इनमें और प्रत्येक प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा 1 युगल मिलाकर 7 युगलों में त्रस के उक्त 5 भेद मिला देने से 14 में 5 मिलाएंगे तो 19 हो गए, तो जीव समाज के 19 भेद हो गए। इस प्रकार 1 से लेकर 19 तक जो जीव समाज के भेद गिनाए, इनको 1, 2, 3 के साथ गुना करने पर 38 और 57 भेद जीव समाज के होते हैं। तो कुल मिलाकर 19 जीव समाज हम लोगों ने जो 24 ठाना पढ़ा है ना, उसको यहाँ लगा लिया। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमको लगाना है। यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त का भेद किसी का नहीं लगाया,
यहाँ केवल पर्याप्त का, सामान्य का भेद बताया। तो सामान्य के भेद में 19 पहले पकड़ो, 19 पकड़ोगे तो 57 होंगे, 19 पकड़ोगे तो 38 होंगे। तो 19 कौन कौन से हुए? तो 19 में होंगे पृथ्वी का एक इंद्री, दो विकलेंद्री, संगी असंगी, है ना। तो हमको पहले 1 से लेकर 19 तक में दिमाग लगाना है। जीव समास में 1, 2 में त्रस स्थावर, 3 में एक इंद्री विकलेंद्री शकलेंद्री, 4 में एक इंद्री विकलेंद्री संगी असंगी, 5 में एक इंद्री से 5 इंद्री, 6 में 6 काय, 7 में 5 स्थावर और 1 त्रस, 8 में 5 स्थावर विकलेंद्री शकलेंद्री, 8 में संगी असंगी, 9 में हाँ 9 में हाँ 5 स्थावर, 2 इंद्री 3 इंद्री शकलेंद्री विकलेंद्री, ठीक है, 2 इंद्री 3 इंद्री और पंचेंद्री, और 9 5 4 9, और 10 में संगी असंगी, 10 हो गए। 11 में 5 स्थावर युगल और 1 त्रस, 12 में शकलेंद्री विकलेंद्री, 13 में हाँ हाँ ठीक है ना 13, 14 में हाँ, और 15 में, 16 में हाँ हाँ ठीक है, 17 में नित्य हाँ, और 18 में अभी ये यहाँ गड़बड़ हो गए, 17 से गड़बड़ हो गए। देखो 17 में कैसे होंगे? तो पृथ्वी अब तेज वायु नित्य निगोद इतर निगोद, इनके बादर सूक्ष्म किए गया 6 युगल, और इसमें प्रत्येक वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, इसमें त्रस के विकलेंद्री को मिला दो, असंगी को मिला दो, संगी को मिला दो, ये 3 भेद मिलाने से 16, और 2 इंद्रिय आदि 4 भेद मिलाने से 17, और 5 भेद मिलाने से 18 भेद होते हैं। और पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय, वायु काय, नित्य निगोद इतर निगोद, बादल सूक्ष्म किया 6 युगल, और इनमें से प्रत्येक प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा 1 युगल। इन 12 युगल में 7 युगलों में यानी 14 में त्रस के उक्त 5 भेद मिलाने से 19 भेद होते हैं। ठीक है, तो बेस कितना हुआ? 5 10 14, 14 में एक एक मिलाते जाओ, पूरा हो गया। हाँ ठीक है, इसमें सब मिलाते गए तो हो गया। तो 19 जीव समास होते हैं। अब 19 जीव समास के पर्याप्त अपर्याप्त के भेद कर देंगे तो 38 होंगे, और पर्याप्त अपर्याप्त निर्वृत्ति अपर्याप्त भेद मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 57 भेद होंगे। इस प्रकार ये 57 प्रकार के जीव समास हैं। अब इतनी सारी कहानी करने की जरूरत क्या है? बोले इतनी कहानी इसलिए करेंगे कि जब तक जीवों के बारे में नहीं जानोगे तो जीवों की रक्षा कैसे करोगे? जीव विज्ञान होगा तब तो जीवों की रक्षा होगी। तो इतने प्रकार से जीव समास होते हैं। तो 57 जीव समास है। एक गाथा और ले लें। इगी बिगिले इगी वन्नम, ये हो गया ना गाथा? ये गाथा हो गई। सामान्य नतिपंती परमा विद्या अपुन्नगे इधरे पज्जते लद्धि पज्जते परमा हवे पंती। तीन पंक्ति करो, इनमें से एक सामान्य पंक्ति, ठीक है? तो 19 वेदों की 3 पंक्ति करो। पहली पंक्ति 19 की, विद्या अपुन्नगे इधरे। दूसरी पंक्ति में अपर्याप्त और पर्याप्त, इधर यानी पर्याप्त, और इधरे पज्जते। और तीसरी पंक्ति में क्या? पज्जते इधरे अपज्जते और लद्धि अपज्जते। ठीक है,
तो लब्धि अपर्याप्त ले ले, तो इस प्रकार से ये तीन प्रकृति हो गई। ठीक है, अपर्याप्त, अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, इसको क्या समझेंगे? जो अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर ले वो क्या कहलाएंगे? पर्याप्त। जो अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने में लगे हैं लेकिन जब तक शरीर की पर्याप्ति की पूर्णता नहीं हुई तब तक क्या कहलाएंगे? निर्वृत्ति अपर्याप्त या अपर्याप्त। निर्वृत्ति अपर्याप्त या अपर्याप्त, जो भविष्य में पर्याप्त होंगे पर अभी पर्याप्ति की प्रोसेस में, उसको क्या बोलेंगे? जाव शरीर मपुन्नम, जब तक शरीर पर्याप्ति की पूर्णता नहीं हुई तब तक वो क्या कहलाए? निर्वृत्ति अपर्याप्त। और जिनकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई ना होगी उसको क्या बोलेंगे? लब्धि अपर्याप्त। तो ये 19 है, ये पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 38 हो गए, और इन्हीं में हमने लब्धि पर्याप्त इनके जोड़ दिए तो कितने हो गए? 57। इगी वन्नम इगी विगिले असन्नि सन्नि गए जल थल गगानम गप भवे समुच्छे तुतिगम भोग थल खेच रे दो भी। और बढ़ गए, 57 है ना, अभी कहानी और बढ़ेंगे, 96 तक जाएंगे। इगी वन्नम इगी बिगिले, एकेंद्रीय और विकलेंद्रियों के 51 हो गए। कितने हो गए? 57 भेदों में से एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय संबंधी 51 भेद हैं। कितने भेद हैं? 17 तिया 51। पंचेंद्रिय के संगी असंगी है 2, ठीक है ना। 2 के पर्याप्त अपर्याप्त निर्वृत्ति, लब्धि अपर्याप्त और निर्वृत्ति पर्याप्त पर्याप्त, 6 2 तिया 6 घटा दो तो 51 तो हो गए किसके? एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय के। इनमें से असन्नी सन्नी गए जल थल खगानम, कर्म भूमि में होने वाले जो पंचेंद्रिय हैं उन पंचेंद्रियों के 3 भेद हो गए। कौन कौन से? जल थल खगानम, जलचर, थलचर, नभचर। ठीक है, इनके इन तीनों के संगी और असंगी होते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गए। और ये गर्भ भवे समुच्छे, गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं, और इनमें से गर्भजों में 2 भेद होंगे। गर्भज में पर्याप्त अपर्याप्त होंगे, लब्धि अपर्याप्त नहीं होंगे, और समूर्छन में आपके जाकर के गर्भज पर्याप्त, निर्वृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त तीनों होते हैं, इसलिए समूर्छनों में 18। ये सब भेद मिलाने पर पंचेंद्रीय कर्म तिर्यंचों के 30 भेद हो गए। कैसे हो गए 30 भेद? पंचेंद्रीय कर्म भूमि तिर्यंचों के कैसे 30 भेद हुए? ठीक है, विकलेंद्रीय संगी असंगी 2 भेद मूल हुए। संगी असंगी में जलचर थलचर नभचर, तो कहते हैं 6 जलचर थलचर नभचर, ये संगी भी हो सकते हैं असंगी भी हो सकते हैं। ये 6 भेद हुए। इन 6 भेदों में गर्भज और समूर्छन, तो 6 दूनी 12 भेद हुए। इनमें से गर्भजों में 2 भेद लेंगे, गर्भजों में पर्याप्त और निर्वृत्ति अपर्याप्त लेंगे, तो 6 के गर्भज के पर्याप्त निर्वृत्ति अपर्याप्त यानी 12, और जो आपके जाकर के समूर्छन के पर्याप्त निर्वृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त तीनों हो गए, तो 6 तिया 18, 12 18 कितने हो गए? 30 हो गए। भोग भूमि के जो पंचेंद्रिय त्रियंश है उनके जलचर नहीं होते, तो थलचर और नभचर 2 ही भेद होंगे। ठीक है ना, भोग थल खेचरे 2, और भोग भूमि में थलचर और नभचर ही होंगे, और इनके पर्याप्त और निर्वृत्ति अपर्याप्त ही होंगे, वहां लब्धि अपर्याप्त तो होंगे ही नहीं, इसलिए भोग भूमि त्रियंशों के 4 भेद हो गए। तो 30 में 4 और जोड़ दिए, तो कर्म भूमिज के 30 और भोग भूमिज के 4, तो 30 और 4 34, और 51 में मिला दिए तो त्रियंचों के सब्जी समास कितने हुए? 85। 51 में 34 जोड़े, कितना गणित हुआ? भोग भूमि के 4, कर्म भूमि पंचेंद्रीय के 30 और एकेंद्रीय विकलेंद्रीय के 51। गणित मिलाओ, 51 30 81 और 4 85 तो हो गया। मनुष्य देव नार की संबंधी भेद गिनाते। अज्जो मलेच्छ मनुये तिदु भोग कुभोग भूमि जे 2 सुर निर्ये 2 विये सुर निर्ये 2 इदि जीव समासा हुअड नवदी।
अजौ मलेच्छ मनिये, आर्य खंड में जो होते हैं वहां पर्याप्त अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त दोनों होंगे। ठीक है, तीनों प्रकार के मनुष्य होंगे। म्लेच्छ खंड में दो, अजौ मनुयेति, म्लेच्छ मनिये दो। हमेशा ध्यान रखना, लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की उत्पत्ति केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होती। कहाँ होती? आर्य खंडों में ही, सॉरी, आर्य खंडों में ही होती है, म्लेच्छ खंडों में नहीं होती। तो म्लेच्छ खंड में अज्जौ मलेच्छ मनुये, आर्य खंड में अपर्याप्त मनुष्य होंगे। लब्धि अपर्याप्त कहाँ होंगे? आर्य खंड में। और म्लेच्छ खंड में नहीं होंगे। तो आर्य खंड में पर्याप्त, निर्वृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त तीन हो गए। ठीक है, म्लेच्छ खंड में केवल पर्याप्त और निर्वृत्ति अपर्याप्त दो ही होंगे। और भोग भूमि जे दो, भोग भूमि में भी पर्याप्त निर्वृत्ति अपर्याप्त और कुभोग भूमि में भी पर्याप्त निर्वृत्ति अपर्याप्त। तो कितने हो गए? आर्य खंड के 3, म्लेच्छ खंड के 2, भोग भूमि के 2 और कुभोग भूमि के 2। तो कितने हुए? 3 2 5 2 7 2 9। मनुष्यों में कितने हुए? 9। सुनिर्य 2, देवों और नारकियों में 2 2। देवों में 2 पर्याप्त निर्वृत्ति अपर्याप्त और नारकियों में 2 पर्याप्त निर्वृत्ति अपर्याप्त। 9 2 11 2 13। तो 13 जीव समास होंगे। तो हमारे पास टोटल 85 थे, 13 और जोड़ दिए तो कुल कितने हो गए? 98 जीव समास हो गए। सबसे ज्यादा तिर्यंचों में 98 टोटल हो गए। 95 जीव समास यहाँ हो गए। ठीक है, आज इतना ही रखिए। जावानी के ज्ञान ते सुझ लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सुधानी। हे जिनवानी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सन्ना गयो से।